भाइयों बहनों नमस्ते। तो ये एक नया अटेम्प्ट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारे भाई बहन जो हैं पूरे देश में फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हमको नड्ज करते रहे। दे ऑलवेज बीन आस्किंग मी टू डू एन एपिसोड और डू रेगुलरली एपिसोड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि वो समझ सकें कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है। बहुत दिलचस्प रखते हैं तमिलनाडु के साथ, नॉट ओनली द पॉलिटिक्स बट यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों के बारे में, रहन दहन के बारे में, सब कुछ जानना चाहते हैं लोग, दुनिया भर के लोग। तो हमने सोचा कि अभी इलेक्शन का माहौल भी जो बन चुका है, तो इलेक्शन ख़त्म होने तक या फिर उसके बाद में भी वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर डिटेल्स टू यू, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर तमिलनाडु विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन नेशनल डेवलपमेंट, उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं, चिंतन मंथन कर सकते हैं। उसका हम रॉ मटेरियल और फॉर्डर आपको देंगे। तो इसमें मेरे को भी आपसे सीखने को मिलेगा। सो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट स्पेस एंड ऑल्सो गिव मी योर सजेशंस एज टू व्हाट टॉपिक्स वी शुड बी टेकिंग। तो आज एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट तमिलनाडु में हुआ है। तो दैट इज मिस्टर ओपीएस, ओ पनीरसेल्वम जी। उन्होंने अभी डीएमके के साथ हाथ मिलाने का एक निर्णय लिया है, एंड दैट इज बीन द टॉक ऑफ द टाउन। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट सो हैपेंस दैट व्हाट इज द टॉक ऑफ टाउन इन तमिलनाडु somehow gets diluted and doesn't reach Delhi or the audience in the north. So this is a very important development out here in Tamil Nadu, especially when a battle of perception। लोग चाहते हैं कि देखिए हम सबसे स्ट्रांग अलायंस हैं, सबसे स्ट्रांग गठबंधन है, ये बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं। डीएमके का अलायंस में जाके अभी ओपीएस, अब ओपीएस का ज्वाइन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओपीएस एडीएमके की तरफ से 3 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु रह चुके हैं। तो प्रॉबेबली उनका फ्यूचर ट्रैक रिकॉर्ड जो है एज ए सीएम वो स्टालिन जी से भी ज़्यादा बेहतर है। सो ही हैज़ हैड मोर नंबर ऑफ सीएम स्टिंट्स देन इवन स्टालिन। ऑफ कोर्स द पीरियड वुड बी डिबेटेबल, एंड ऑल्सो अ पर्सन who was trusted by Madam Jayalalitha, who's held dear by all the ADMK cadres until today. All the ADMK cadres carry her photo in their pockets just to show the love and the adulation that they have for Madam Jayalalitha. That particular person, that strong lady, had made him chief minister twice. और उन्होंने ये भी कहा था, मैं आपको वीडियो प्ले करूंगा, उन्होंने ये कहा था कि जैसे भरत ने राम के लिए वो गद्दी संभाली थी, उसके बाद जैसे ही वो आए थे उनको सौंप दिया था, वैसे ही ओ पनीरसेल्वम वाज वेटिंग फॉर द डे मैडम जयललिता वुड रिटर्न एंड ही गेव बैक दैट सीएम पोस्ट टू हर. So that is the kind of belief that Madam Jayalalitha had on OPS, and today he has gone and joined hands with the biggest enemy of ADMK. अगर डीएमके का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो एडीएमके है, और एडीएमके का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो डीएमके है. करुणानिधि ने जो जयललिता के साथ किया था वो असहनीय है. कोई भी एडीएमके कैडर कभी उसको सहन नहीं कर सकता. तो इसलिए वो आजीवन मरते दम तक वो डीएमके के अगेंस्ट थे. लेकिन आज एक शख्स जिसको उन्होंने इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था वो एडीएमके को छोड़ के डीएमके जा रहा है. तो इसका इम्पैक्ट क्या है ये हम देखते हैं. तो पहली बात ये, जो लोग इसको पहले फॉलो नहीं कर रहे थे, डीएमके अभी चाहता है कि वो परसेप्शन बैटल को जीते. उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, कम्युनिस्ट हैं उनके साथ, बीसीके मतलब तिरुमावलवन जी जो एससी एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी उनके साथ हैं. अब कांग्रेस उनके साथ फिलहाल तो है, और उनका उम्मीद ये है कि वो उनके साथ ही टिके रहेंगे. अब साथ में डीएमडीके जो श्री विजयकांत का पार्टी है, विजयकांत जानते हैं आप, एक यहाँ पे एक बहुत अच्छे लीडर थे, एक सिनेमा स्टार भी थे. उसके बाद उन्होंने पार्टी स्टार्ट की, 2011 इलेक्शंस में ओपोजिशन लीडर बने, डीएमके को बाहर भेजा. अब डीएमके के खिलाफ हमेशा वो बोलते रहे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता विजयकांत जी ने उनके मृत्यु के बाद सबने सोचा कि वो एनडीए में जाएगी और एनडीए को और प्रशस्त करेगी, लेकिन वो गई डीएमके की ओर. तो परसेप्शन बैटल में वो एक अप स्टेप लिया था डीएमके ने. ये कुछ दिनों पहले हुआ था. हाँ, सबने उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन किया, जहाँ की विजयकांत जी ने पूरे जिंदगी में मिस्टर करुणानिधि को इतना उनका निंदा किया था, इतना उनकी क्रिटिसिज्म की थी, लेकिन उसके बावजूद आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर गए. लेकिन डीएमके ने सोचा कि देखो हम अपने एनिमी को भी अपने बैशन में ले आने में सशक्त रहे हैं. सो दैट इज अ परसेप्शन बैटल विक्ट्री फॉर डीएमके. और दूसरी बात, अभी
किसी ने नहीं सोचा था कि ओपीएस उस साइड जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली पीपल इन द टॉप पॉलिटिकल रंग जानते थे कि एडीएमके के साथ वो असंतुष्ट थे, वो एनडीए में रहना चाहते थे, लेकिन ईपीएस जी उनको अंदर आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो ओपीएस पर लगाया जाता है ये है कि ओपीएस के फॉलोअर्स ने जाके एडीएमके के वो हेड ऑफिस है ना, उस पर हमला किया था। एडीएमके हेड ऑफिस इज कंसिडर्ड पायस by many people within the party. So any attack on that will be considered an attack on the party itself. So ever since then, I think it got irreversible, and they made it very clear that even if TTVG comes into the NDA alliance, there is no space for OPS, and OPS waited till the last, and finally he had to take this decision. अब देखिए, अब परसेप्शन बैटल में डीएमके को कितना बड़ा एक सफलता मिला है विथ रिस्पेक्ट टू डीएमडीके एज वेल एज ओपीएस। ओपीएस कितना वोट्स लाएंगे? इज ये क्राउड पुलर? इज ये वोट पुलर? माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज नो. How many lakhs of people will come and vote for DMK just because OPS has joined? I don't think many. But the fact that a three-time CM is coming and willing to come and join a camp goes on to spread a very strong message to all the political parties, and all the political parties contemplating whether to join the DMK or to join TVK. And I'm talking about Congress. I'm not going to mince my words here. So देखिए, this is the kind of moves that DMK is doing. DMK is flush with money. They are very flush with money, and they have their muscle power, and the police is under their control, the media is under their control, and they are making all the right moves, at least politically. Public welfare ko to chhodiye yaar. You all know how public welfare is taken care of here. That's a different topic altogether. We will in fact talk about where they have succeeded and where they have failed miserably in the coming episodes. But out here, in political terms, in terms of electioneering, just like BJP is a juggernaut in the north and elsewhere, DMK is trying to mimic the same strategies here, but with a lot of cunningness embedded, which is inherent to the DMK in the state of Tamil Nadu. तो देखिए, वो परसेप्शन बैटल को जीतना चाहते हैं। अब देखिए, अगर परसेप्शन बैटल को जीत गए तो डू यू थिंक दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड? तो हमारा ये मानना है कि देखिए, अभी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु में लोगों की जो मानसिकता है, people are tired of this kind of a governance. People are really tired of it. But will they vote against the DMK, especially after they have given rupees 5,000 to the people? Especially after all their cadres. अभी क्या हो रहा है? The DMK is trying to distribute as many goodies to the people as possible, be it tiffin box, hot packs, cricket bats, and whatever goodies that might be handy on a day-to-day basis to the people, that is being given out in different constituencies slowly. And their election machinery is so strong that every 50% within a booth is being given to one DMK in charge. So those 50 people will be exclusively taken care of by that one person from the DMK, who will take care of the distribution of the goodies and the other cash, and also the other stuff that is needed for them to keep them happy. So itna detailed mein the DMK has been working. So that is why the fact that DMK is putting in all its muscle power, all its money power, and plenty of its resources, even in terms of narrative setting and in terms of perception battle, is going to help DMK. But will it change the game? Now that is a question we'll be talking about later, because people have come to the mindset that, okay, we will take all these things and we will vote for change. Will that be the NDA or will that be the TVK? That is a separate debate that we have to talk about. Now coming back to the OPS thing. अब ओपीएस चले गए डीएमके में, अब इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? मैं कहता हूँ कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इनफैक्ट इलेक्टोरली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ये डीएमके भी जानते हैं। लेकिन इम्पैक्ट किसको रहेगा? ओपीएस को रहेगा। Politically, OPS will stand to gain because he's at the waning phase of his career. He has all the doors closed. The only door, if he actually wants to stay active in politics, is the DMK, because everything else is done. I would have suggested him to take a very honorary retirement, saying that I'll always stay with Amma, but that is for him to decide. तो उन्होंने ये सोचा होगा कि imagine a scenario, okay? This is a hypothetical scenario. Imagine a scenario that DMK comes back to power tomorrow and they make OPS the Speaker of the House. मतलब सभानायक बना दिया उनको. Then imagine the case where EPS will have to raise up, stand up every single time Mr. OPS comes to the assembly. So this will be a big victory for OPS. Okay, and he will have his personal vengeance against EPS sorted out,
because every time he has to come to the assembly, he'll have to raise the amount of time that he can speak in the assembly. I mean, Mr. EPS will be decided by the Speaker of the House. The amount of time any ADMK member can speak in the House will be decided by OPS. So all these scenarios might be playing in his mind. And he can also stay politically neutral, because the nature of the Speaker of the House is inherently neutral, although it is not neutral in most cases on practical grounds, but inherently the nature is neutral. You don't have to sing praises of MK Stalin, you don't have to sing praises of Karunanidhi, and yet get all the benefits of the revenge against EPS by just staying in that speaker position. I'm not saying all this will happen, but maybe all this played in his mind while he took this plunge to join the DMK. तो देखिए क्या क्या इंटरेस्टिंग सिनारियोस हैं. तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिस इज अ क्रेडिबिलिटी बीट अप फॉर OPS. ओ या सर्टेनली उनका क्रेडिबिलिटी जो है वो गया काम से, क्योंकि जो आदमी यहाँ से इतने साल ADMK में रह के 3 बार चीफ मिनिस्टर बन के ऑपोजिशन पार्टी के साथ जाके ज्वाइन करता है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी रह सकता है. बट व्हाट विल ही डू विद हिज क्रेडिबिलिटी एट द फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर. ही वांट्स टू गो आउट विथ some kind of a position of power is what I am seeing, and I don't think it is going to be of any great benefit to anybody else but to OPS himself. And one thing about the DMK is they don't care about the vote percentage. DMDK, they say it's 0.45% or 0.54%, somewhere within 1%, but yet they go the extra step to have them with their in their bandwagon. And also the same case with OPS. No big vote bank, no big following, and yet they want to send a message in narrative setting in terms of their accommodative ability and all that. So all this is seen as one strong election strategy by DMK. But will this pay off? Ab dekhiye, will this pay off for them? No, I don't think it is sufficient for them to win the elections. But in terms of electioneering, in terms of narrative setting, in terms of media rhetoric, in terms of social media engineering, they are doing all the right moves. Being a BJP member, how can I say this? Because we have to acknowledge the right moves of the opposition and work towards nullifying it. Only then can we be successful. So इसीलिए जैसे आपने मेरे को ये रिक्वेस्ट रखा था कि बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे यही हो रहा है. पैसे के साथ DMK खेल रहा है, सबको खरीद रहा है, मीडिया को खरीद रहा है, और वो अपना खेल बहुत बढ़िया खेल रहा है. इनको हराने के लिए हमें और दुगना एफर्ट डालना पड़ेगा. इसके बारे में और भी हम बात करेंगे कल के एपिसोड में. सबका एक क्वेश्चन है, ये विजय का क्या हाल है, वाकई कुछ कर पाएंगे? उसके बारे में भी देखेंगे. थैंक यू. जय हिंद.